हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आपका पेपर दोस्तों 2 बजे से शुरू होने वाला है और आपको इसे उससे पहले ही देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इसे आपको हल करवाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, चांदी का परावैद्युतांक के होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है प्लस का 1, तीसरा है माइनस का 1, चौथा है अनंत। तो दोस्तों चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। दोस्तों किसी भी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। इसके बाद दोस्तों खा प्रश्न आता है, एक NPN ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परिपथ है। तो दोस्तों ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये सिलेबस में नहीं है। मुख्यतः मैंने इसी को याद दिलवाने के लिए आप सभी को इसे लिखा था, ताकि दोस्तों आपको पता चल जाए। आप दोस्तों ट्रांजिस्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं तैयार करना यदि आप यूपी बोर्ड से हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। तो दोस्तों पतले प्रिज्म के लिए हमारा जो लेमडा m होता है वो बराबर ब्रैकेट में दोस्तों म्यू और -1 और इंटू में a होता है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा कि ये जो a है वो लेमडा m के बराबर है, इसलिए इस a से ये लेमडा m कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा म्यू -1 बराबर में 1 रहेगा। अब ये दोस्तों इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़कर 2 हो जाएंगे, इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, प्लस में 2 और प्लस में 1 बीटा कण बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया को व्यक्त करती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो नाभिकीय संलयन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा अल्फा कण, चौथा है न्यूट्रिनो। तो दोस्तों इसमें जो हमारा तीसरा ऑप्शन है अल्फा कण वो राइट हो जाएगा। अल्फा कण में दोस्तों हमारे 2 प्रोटॉन होते हैं और दोस्तों जो 2 होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोस्तों जो अल्फा कण है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इसलिए यह कोई मूल कण नहीं है। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आता है, प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है, किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात N स्मॉल देन NR। इसके बाद दोस्तों हमारा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिया गया है। फिर दोस्तों आते हैं हमारा खंड बा, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। दोस्तों जितने भी प्रश्न इस प्रश्न पत्र पर हैं वो सभी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इन्हें अवश्य ही करना। तो दोस्तों इसमें पहला विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों पहली विशेषता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वे दोस्तों त्वरित आवेश से दोस्तों उत्पन्न होती हैं, और दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो प्रकाश की चाल से गति करती हैं। और दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों देहली तरंगदैर्घ्य वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है जिसके आपतित होने से किसी धातु के पृष्ठ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों इसकी भी परिभाषा लिख देनी है, और आपको दोस्तों देहली तरंगदैर्घ्य हो गया, और दोस्तों देहली आवृत्ति भी आपको याद कर लेनी है। उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार से है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ने पर उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और दोस्तों आपको देहली विभव या निरोधी विभव या स्तब्ध विभव की परिभाषा भी याद कर लेनी है, ये तीनों एक ही हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि किसी लेंस जो है उसे उसके समान अपवर्तनांक वाले द्रव में दोस्तों डुबोया गया है, इसलिए जो उसकी फोकस दूरी होगी वो दोस्तों अनंत हो जाएगी,
क्योंकि जो लेंस है वो एक समतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। और दोस्तों जो दूरी और दोस्तों जो ये इसकी प्रकृति होगी तो वो दोस्तों एक समतल की तरह हो जाएगी। दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा लेंस है और इससे दोस्तों ये द्रव हमारा भरा हुआ है और इसी में दोस्तों रख देते हैं। तो अब दोस्तों जो ये प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, समान अपवर्तनांक का है, तो ये भी दोस्तों जिस तरह से ये प्रकाश को पार जाने देगा उसी तरह से ये भी प्रकाश को इसके उधर पार जाने देगा, क्योंकि समान है सभी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर से है। ये दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार फिर से मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिख लिया था। दोस्तों इसमें आता है फिर अंगा नंबर 7, N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा नाइट्रोजन है, अब दोस्तों नाइट्रोजन जो हमारा आवेश होता है वो क्यों बराबर में दोस्तों N और इंटू में E होता है, जहाँ पर E 1.6 × 10⁻19 होता है। तो दोस्तों अब N जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम दोस्तों जब हम नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो वो 7 ही रहेगी, क्योंकि किसी परमाणु की मूल अवस्था में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इसे जब हल करेंगे तो ये 7 और गुणे में E लिख लेंगे, अर्थात E का मान लिख लेंगे। इतना दोस्तों आप लोग स्वयं कर लेना। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आता है, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो E बराबर में L और इंटू में di/dt होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इकाई धारा के कारण उत्पन्न विद्युतवाहक बल को उसका स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप दोस्तों इसे भी हल कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम di/dt को 1 मान लिए हैं, तो इस प्रकार से हमारा E बराबर L हो जाएगा और अब हम अपना जो माने हैं उसी के हिसाब से इसकी परिभाषा बना चुके हैं। अब दोस्तों हमारा खंड 7 आता है, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप सूत्र जानते हैं कि हमारा QVB बराबर में दोस्तों mv² और बटे में R होता है। दोस्तों यहाँ से हमें गतिज ऊर्जा दे रखा है और B का मान भी दे रखा है, तो और हमारे पास दोस्तों यहाँ पर V का मान नहीं है। और दोस्तों चूंकि इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए जो हमारा आवेश होगा वो सिर्फ 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। अब दोस्तों हम करते क्या कि यहाँ पर भी 2 से भाग लगा लेते हैं और यहाँ पर भी 2 से भाग लगा लेते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ऊपर वाला हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा जो होगा वो QVB बटे में 2 बराबर दोस्तों KE और बटे में हमारा जो त्रिज्या R है वो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें V सवाल में भी नहीं दिया और हमें पता भी नहीं है, तो V को ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो उसे दोस्तों मेंशन करके हम इसे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं mv² और बराबर दोस्तों हमें 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से इधर गुणा कर देंगे और फिर V का मान ज्ञात करके जो पहला सूत्र प्रथम समीकरण निकाला था उसमें डाल देंगे और हल कर लेंगे। तो आशा है दोस्तों आप लोग गणना तो स्वयं ही कर लेंगे, मेरा काम है आपको तरीका बताना, गाइड करना, सो मैंने कर दिया। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइए, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा खा नंबर प्रश्न आता है, द्रव्यमान तथा क्यों आवेश का एक कण समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd और बटे में m है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गति का जो तृतीय नियम है उसे लगाना है। दोस्तों इसमें चूंकि हमें विरामावस्था में दिया गया है इसलिए जो u होगा वो 0 होगा। इस प्रकार से जो हमारा दोस्तों होगा वो v² बराबर में दोस्तों 2as हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इससे समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर दोस्तों इसके पश्चात हम जानते हैं कि जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो बराबर होती है दोस्तों विभव V के और बटे में दूरी D के। तो अब दोस्तों यहाँ से हम V बराबर जब निकालेंगे तब हमारा दोस्तों E गुणे में D होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर भी समीकरण दूसरा लिख लेंगे और अब हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा V बराबर होता है वो W बटे में आवेश क्यों होता है। यहाँ पर दोस्तों स्मॉल क्यों दिया इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल क्यों लिख सकते हैं। अब दोस्तों इससे हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों V बराबर हमने E गुणे में D ज्ञात कर लिया है, इसीलिए हम उससे E गुणे में D लिख लेते हैं और बराबर में दोस्तों ये हमारा रहेगा
कार्य को दोस्तों हम बल और गुणे में विस्थापन लिख सकते हैं यस। अब दोस्तों बटे में हमारा आ जाएगा आवेश क्यों। अब दोस्तों यहाँ से हम करते हैं क्या कि इस बल को भी हम m गुणे a में लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों इसे भी हम m गुणे a में लिख लेंगे। E बराबर में दोस्तों m और इंटू a और इंटू s और बटे में दोस्तों हमारा क्यों हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्यों को हम E के गुणे में ले जाएंगे और द्रव्यमान को बटे में ले आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों E और गुणे में दोस्तों क्यों रहेगा और द्रव्यमान दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान m है वो दोस्तों बटे में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों E के गुणे में हमारा d भी था, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो है d भी लिख लेंगे। अब ये दोस्तों हमारा बराबर है 2a यस के। अब दोस्तों गति के प्रथम नियम से हमने नहीं दोस्तों ये as के बराबर, गति के प्रथम नियम से अब हम दोस्तों करते हैं v स्क्वायर बराबर 2a यस। अभी दोस्तों हमने as बराबर ज्ञात कर लिया है क्यों ई डी बटे में m, तो हम दोस्तों इसकी जगह पर मान डाल देते हैं। तो दोस्तों v स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा क्यों ई और दोस्तों गुणे में d और बटे में स्मॉल m और दोस्तों जो हमारा था गुणे में 2 वो भी यहीं पर एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब दोस्तों ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा और इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसे सिद्ध कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियों ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको फोकस दूरियों की गणना करना है। इसे ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल है, आप लोग जानते हैं कि मेरे पास जगह बहुत ही कम है, शॉर्टेज है उसकी, इसे हल नहीं कर सकता। परंतु यदि आप नहीं कर सकते तो आप बताएंगे, मैं इसके लिए अलग से ही वीडियो ले आऊँगा। इसके बाद दोस्तों घ प्रश्न आता है, ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य है। अनोमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। दोस्तों जो ओम के नियम को फॉलो करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं और जो नहीं फॉलो करता है उसे अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद खंड द आता है जिसमें 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक के आधार पर जो हमारे नाभिक होते हैं वे समस्थानिक होते हैं, अर्थात वे परमाणु या वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है सम स्थानिक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण आपको 1H1, 1H2, 1H3 दे देना है। फिर दोस्तों द्रव्यमान संख्या के आधार पर अर्थात समभारी बता देना है जिनके भार समान होते हैं। इसके बाद दोस्तों खान में प्रश्न आता है, NOR गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्य सारणी प्राप्त कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। I बराबर दोस्तों आपको दिया गया है, V बराबर भी दिया गया है। अब दिया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो दोस्तों धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है I RMS बराबर में दोस्तों हमारा होता है I0 और बटे में रूट के अंदर 2। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें धारा में ये मान दे रखा है ये दोस्तों I0 ही है 3.5। तो इससे दोस्तों I0 की जगह पर डाल देंगे और रूट 2 से भाग कर देंगे, हमें धारा का वर्ग माध्य मूल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आवर्तकाल पूछ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो 628 है ये दोस्तों हमारा कोणीय वेग ओमेगा के बराबर होता है, इसलिए हमारा ओमेगा बराबर में दोस्तों 628 हो जाएगा। अब हम दोस्तों जानते हैं कि जो ओमेगा है वो हमारा दोस्तों 2 पाई और बटे में स्मॉल टी बराबर में दोस्तों होता है हमारा 628 हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है। दोस्तों हम टी को इस वाली साइड में ले जाएंगे और 628 को इधर साइड टी की साइड में ले आएंगे और इसे हल कर देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 3 नंबर प्रश्न दिया, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो दोस्तों आपको धारा से वोल्टता को घटा देना है। जब दोस्तों इसे घटाएंगे तब ये जो 628V वाला है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से ये 628 कट जाएगा और प्लस का π/6 और प्लस π/6 कलांतर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों घ प्रश्न आता है, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। तो दोस्तों गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। गामा किरणों की दोस्तों आवृत्ति सबसे अधिक होती है। गामा किरणों की दोस्तों भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणों का प्रयोग दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है। इस प्रकार से इसके 4 प्रमुख उपयोग हो गए या गुण हो गए। और फिर दोस्तों दिया है तो इसमें दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, गामा किरणों का कम होता है। गामा किरणों का दोस्तों सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य और इसीलिए इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है।
इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, चुंबकीय यामी उत्तर में 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा। तो आपको दोस्तों वास्तविक नति कोण ज्ञात कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारे 5 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है, क्राउन कांच का समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का पूर्णांक 1.65 है। तो दोस्तों इसको आप सबसे पहले इसकी जो फोकस दूरी है उससे ज्ञात कर लेना। फोकस दूरी के लिए आपको सूत्र लगाना है, फोकस दूरी F बराबर में 100 और बट्टे में हमारी क्षमता P। दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब आप ऊपर 100 रखेंगे तब जो हमारी फोकस दूरी निकल कर आएगी वो सेंटीमीटर में होगी। यहाँ से दोस्तों आपको फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है। फिर दोस्तों आपको जो लेंस मेकर फार्मूला होता है उसमें डालकर उत्तर निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आपको अवश्य ही हल करना है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, यदि इस चैप्टर में कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो LCR परिपथ और अनुनाद आवृत्ति ही है। इसलिए आपको इसको तो हर हाल में LCR सर्किट ही पूरा तैयार करके जाना है। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। ये भी दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल। इसके दोस्तों अथवा में दिया गया है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों कोणीय संवेग ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। अर्थात दोस्तों आपसे कह रहा है कि आपको म्यू बराबर दोस्तों साइन और ब्रैकेट में हमारा रहेगा लेमडा m और प्लस में a और बट्टे में दोस्तों हमारा रहेगा 2 और फिर इन सभी के बट्टे में साइन a बट्टे में 2। ये दोस्तों सूत्र आपको व्युत्पन्न करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड या आता है, जिसमें दोस्तों प्रश्न दिया गया है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों के दोनों नियमों को समझाइए। दोस्तों किरचॉफ के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम है, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उसमें लगे सेलों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों अथवा में प्रश्न दिया गया है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B के लिए A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार B के प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों चूंकि ये 5 नंबर का है इसलिए इसमें आपको डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाना है। सर्वप्रथम आपको दोस्तों सूत्र का डिराइव करना है, RA और बट्टे में दोस्तों RB। इस सूत्र का दोस्तों आपको डिराइव करना है और ये दोस्तों हमारा बराबर में रहेगा RB। दोस्तों यहाँ पर होगा RB और दोस्तों बट्टे में RA। इसका दोस्तों घात लगेगी 4 इस सभी पर। ये दोस्तों ये इसका सूत्र होगा, इससे आपको डिराइव करना है। यदि आप दोस्तों इसे डिराइव नहीं कर पाते हैं तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें इसका डेरिवेशन दोस्तों आपको फुल पेज बाय पेज दिया गया है, आप लोग उससे कर लेना। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप कहना, मैं उस पर एक अच्छा वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला प्रश्न, लुईस दी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। ये भी दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका व्युत्पन्न करना और संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों आपको संबंध स्थापित करने में सिंपली करना क्या है कि पहले दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h और बट्टे में p लिख लेना है। दोस्तों p जो हमारा होता है वो mv के बराबर होता है, इसलिए यहाँ से जब हम दोस्तों v ज्ञात करेंगे तो वो हमारा बराबर होगा h और बट्टे में हमारा दोस्तों लेमडा और इंटू में m के। यहाँ पर दोस्तों जो h है वो प्लांक नियतांक है। अब दोस्तों हम गतिज ऊर्जा वाला समीकरण लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा के समीकरण के अनुसार ke बराबर में 1/2 mv स्क्वायर होता है। दोस्तों जब हम v स्क्वायर की जगह पर h बटे में लेमडा और इंटू में m डालेंगे तब हमारे पास दोस्तों बराबर में हो जाएगा 1 और बट्टे में दोस्तों 2 और इंटू में m और इंटू में दोस्तों हमारा प्लांक नियतांक h का स्क्वायर रहेगा और बट्टे में दोस्तों हमारा लेमडा का स्क्वायर और m का स्क्वायर रहेगा। यहाँ से दोस्तों जो हमारा m का स्क्वायर है वो कट जाएगा और यहाँ से m भी कट जाएगा और यहाँ दोस्तों ke था। तो दोस्तों इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा लेमडा दूसरी साइड आकर दोस्तों हमारा लेमडा बराबर में
लेमडा का स्क्वायर दोस्तों बराबर में हो जाएगा h का स्क्वायर और बट्टे में हमारा रहेगा दोस्तों 2। और दोस्तों हमने m का स्क्वायर m से काट दिया था, इसलिए m और k ही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तब ये स्क्वायर हट जाएगा और नीचे वाले पद पर हमारा रूट लग जाएगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों संबंध स्थापित कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पेपर के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कर चुके हैं तो इनका पुनः रिवीजन भी कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट तथा फंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के लिए किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये भी दोस्तों आपका प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है इसी पेपर के दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर। अथवा में दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। फैराडे के नियम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा है दोस्तों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पेपर की क्वालिटी और इसे देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कैसा है। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अथवा में दिया गया है एलईडी से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा अंतिम प्रश्न था हमारे इस दोस्तों पेपर का। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सभी ने इस वीडियो को प्यार दिखाते हुए लाइक किया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।